अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी 7th क्लास की उर्दू किताब जान पहचान का छठा सबक है और सबक का नाम है आगरे का सफ़र। बहुत ही खूबसूरत सबक है और इसमें आगरा शहर के सफ़र को बयान किया गया है। बच्चों, ये सबक आपका एक ख़त की शक्ल में है। ख़त जिसको इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं और हिंदी में पत्र कहते हैं। तो इस सबक के ज़रिए बच्चों आप सीखोगे कि उर्दू में ख़त किस तरह से लिखा जाता है और किन बातों का ख़त लिखने के दौरान हमें ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अब से कुछ सालों पहले तक मोबाइल टेलीफ़ोन या इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जब ये चीज़ें नहीं थी, तो किसी दूर बैठे शख्स से रब्ता कायम करने का, कांटेक्ट करने का जो वाहिद ज़रिया हुआ करता था, एकमात्र ज़रिया हुआ करता था, वो था ख़त। मौजूदा दौर में हम किसी से रब्ता कायम करने के लिए जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से उस ज़माने में ख़तों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि आज भी ख़तों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इनका चलन बहुत कम हो गया है। मौजूदा दौर में भी कुछ लोग ख़तों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सरकारी इदारे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ भी ख़तों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं है, पहले की तरह ख़तों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बच्चों, ख़त आमतौर पर दो तरह के माने जाते हैं, एक रस्मी ख़त और दूसरा गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो होते हैं जो सरकारी इदारों यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और गैर रस्मी ख़त वो होते हैं जिन्हें हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों, वालिदैन वगैरह के लिए लिखते हैं। तो इस सबक में जो ख़त हमारा आया है वो गैर रस्मी ख़त कहलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ख़त लिखने के लिए बच्चों कुछ उसूल होते हैं, कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि जो कुछ भी हम ख़त में लिख रहे हैं वो मुख्तसर अल्फाज में हो, यानी कम से कम लफ्ज़ों में लिखें। और जो जुमले हों, सेंटेंस हों हमारे, वो छोटे छोटे हों, बहुत बड़े बड़े जुमले ना हों। और एक और बात ये है कि कोई भी गैर ज़रूरी और फिजूल बात ख़त में नहीं लिखें, सिर्फ मौजू से मुताल्लिक़ बात लिखें। और तहरीर जो हो हमारी, यानी राइटिंग जो हो, वो खुशख़त हो, यानी बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। अगर हमारी राइटिंग अच्छी होगी तो हमारा ख़त भी अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। तो इन बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं, इन बातों को मद्देनज़र रखते हैं, तो हमारा ख़त एक बेहतरीन ख़त कहलाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बच्चों ख़त को। तो सबसे पहले ख़त में लिखा जाता है बच्चों एड्रेस, जहाँ से ख़त भेजा जा रहा है। जिस मकाम से, जिस एड्रेस से ख़त भेजा जा रहा है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 152 ए जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली, और पिन कोड भी लिखा है 110025। तारीख़ भी लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तारीख़ नहीं लिखी है। तो बच्चों, ये जो पहला हिस्सा है ख़त का, ये कहलाता है मकाम रवानगी, और ये ज़रूरी हिस्सा है ख़त का। एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद ख़त का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इसको कहते हैं हम अलक़ाब व आदाब। यहाँ पर देखो लिखा है प्यारी बहन सादिया। अब यहाँ पर अपनी बहन सादिया के लिए उसने इस्तेमाल किया है प्यारी, तो ये अलक़ाब हो गया। इसी तरह से आदाब का भी इस्तेमाल होता है, जैसे सलाम किया किसी को। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो अलक़ाब और आदाब का इस्तेमाल करते हैं, वो उम्र की नौइयत से इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स हमसे उम्र में बड़ा है, कोई शख्स छोटा है, तो उसी के मुताबिक हम अलक़ाब और आदाब का इस्तेमाल करते हैं। तो अलक़ाब और आदाब भी ख़त का एक अहम हिस्सा है और इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा हिस्सा शुरू होता है ख़त का, ये कहलाता है ख़त का मज़मून। ये ख़त का सबसे अहम हिस्सा है, और जिस लिए हम ख़त लिख रहे हैं वो इसी हिस्से में कही जाती है। तो देखो शुरू करते हैं। जिसने ख़त लिखा है अपनी बहन सादिया को, सबा नाम की एक लड़की है, उसने लिखा है अपनी बहन को ख़त, और वो लिखती है, कहो कैसी हो, गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फ़ैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। सबा अपनी बहन सादिया से कहती है, तुम अपना हाल चाल बताओ। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में चचा जान की फ़ैमिली के साथ आगरा घूमने गई थी, और वहाँ पर हमने ताजमहल और दूसरे जो मकामात हैं उनकी सैर की थी। बच्चों, यहाँ पर लफ्ज़ आया है मकामात, ये जमा है इंग्लिश में, जिसको हम प्लूरल कहते हैं। अब इसका वाहिद देखें तो हम इसका वाहिद कहलाएगा मकाम। मकाम यानी कोई जगह, प्लेस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये वाहिद और जमा हो गए। वाहिद और जमा फिर से समझा दूं आपको। वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, और जमा कहते हैं प्लूरल को। आगे देखिए, हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। सबा लिखती है अपनी बहन को, हम लोग सबसे पहले हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से एक ट्रेन चलती है ताज एक्सप्रेस, उसके ज़रिए हम आगरा के लिए रवाना हो गए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी यानी हिस्टोरिकल शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि आगरा किस लिए मशहूर है, तो आप क्या कहोगे? मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। आगे लिखा है
दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के बारे में सभी लोगों को मालूम है कि ये इमारत मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। और किस लिए बनवाई थी? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर राय शुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मकाम हासिल हो चुका है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है। सबा लिखती है अपनी बहन को कि साल 2007 में जुलाई के महीने में एक रायशुमारी कराई गई, आलमी सतह पर वर्ल्ड लेवल पर वोटिंग कराई गई, जिसमें दुनिया भर के जो टूरिस्ट पैलेस हैं, सियाहती मकामात हैं, उनको शामिल किया गया था और उनके लिए वोटिंग कराई गई, रायशुमारी कराई गई कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसमें ताजमहल को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया और पहला मकाम हासिल हुआ ताजमहल को। आगे लिखा है, ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। सबा आगे लिखती है अपनी बहन से, बहन सायदिया को, कि ताजमहल के बारे में बंगाली ज़बान के, बंगाली भाषा के एक मशहूर शायर हैं, मशहूर कवि हैं, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इन्होंने एक लाइन कही है ताजमहल के बारे में। वो क्या लाइन थी कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। आगे देखिए, आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं। तो जब भी आप आगरा जाएं ताजमहल घूमने, तो इस बात का ख्याल रखें, टैक्सी आपको बिल्कुल ताजमहल के गेट तक नहीं ले जाएगी, बल्कि उससे पहले 2 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाएगा और वहाँ से आपको कोई और इंतज़ाम करना होगा। वो इंतज़ाम क्या है, आगे देखें। लिखा है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर ना हो। वहाँ से आगे सिर्फ बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चलती हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं। और वो इस वजह से कि पेट्रोल और डीजल से जो धुआं निकलता है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से, उससे ताजमहल का जो हुस्न है, खूबसूरती है, वो मुतासिर हो रही थी। क्योंकि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, तो धुएं वगैरह से उस पर काली गर्द जम रही थी। इस वजह से सरकार ने क्या किया, वहाँ पर पाबंदी लगा दी, इस पर पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर। आगे देखिए, खैर हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। आप भी बच्चों जब कभी ताजमहल घूमने जाओगे या जा चुके होंगे तो आप भी इस दौर से गुजरोगे। आपको भी देखकर यकीन नहीं होगा कि वाकई में हम ताजमहल आ गए हैं। इसकी खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सबा लिखती है अपनी बहन सादिया को कि हमने बहुत मरतबा ताजमहल को देखा है, लेकिन अभी तक सिर्फ किस में देखा था, फ़िल्मों में और तस्वीरों के ज़रिए। लेकिन जब असल में देखा तो असल में देखने का, हकीकत में इस इमारत को देखने का जो लुत्फ़, जो मज़ा है, उसे लफ्ज़ों में बयां करना इस ख़त में मुश्किल है। आगे देखिए, लिखा है, सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है, तवील यानी लंबा। इस रास्ते के दरमियान हौज़ में कई फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब सरू के पेड़ हैं। ताजमहल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। पच्चीकारी ये लफ्ज़ आया है यहाँ पर। पच्चीकारी पत्थर पर बारीक काम किया जाता है, वो पच्चीकारी कहलाती है। तो पत्थरों पर पच्चीकारी हुई है और कुरान की आयतें भी वहाँ पर खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। जो असल इमारत है, मेन इमारत है, उसके नीचे की तरफ शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें मौजूद हैं। कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और है। सबा लिखती है अपनी बहन सादिया को कि मैंने सुना है कि ताजमहल को चांदनी रात में अगर देखा जाए तो उसका लुत्फ़ और उसका मज़ा कुछ और ही होता है। आगे देखिए, लिखा है, ताजमहल और आगरे के तारीख़ी किले के अलावा हमने फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमाद-उद-दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। फ़तेहपुर सीकरी और सिकंदरा ये आगरा से करीब में ही हैं, दोनों छोटे छोटे शहर हैं। तो फ़तेहपुर सीकरी अकबर बादशाह के ज़माने में उसकी राजधानी रही थी। तो फ़तेहपुर सीकरी में बहुत सी इमारतें हैं मुग़लों के दौर की, तो वो भी उन्होंने देखी। इसके अलावा एतमाद-उद-दौला साहब, ये भी एक मुग़ल शख्सियत हैं, इनका मकबरा भी बना हुआ है। और अकबर बादशाह का मकबरा भी है सिकंदरा में, तो वो भी इन्होंने देखा। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं। हमने इन्हें अपने कैमरे में क़ैद कर लिया है।
सबा लिखती है अपनी बहन सादिया को कि ये सारी के सारी इमारतें उस दौर की मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ को दिखाती हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या किया, अपने कैमरे में क़ैद कर लिया, यानी इनकी तस्वीरें हमने अपने कैमरे के ज़रिए ले ली हैं। तुम सुनाओ तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी। अब ये ख़त का जो है इख्तिमाम शुरू हो गया, यानी ख़त को किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसका एंड किस तरह से किया जाए, ये आखिरी हिस्सा है ख़त का। तो वो अपनी बहन से पूछ रही है कि तुम बताओ तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी। अपने ख़त में लिखना है ये बात, अपने ख़त में तफसील से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज़ है, फ़राज़ और शाज़िया को दुआ और प्यार। वो अपने अम्मी और अब्बू के लिए सलाम अर्ज़ कर रही है अपनी बहन के ज़रिए, और क्या कह रही है, जो भाई बहन है उसके फ़राज़ और शाज़िया नाम के और भी भाई बहन हैं, उनको दुआ और प्यार कह रही है। फ़कत तुम्हारी बहन सबा। तो बच्चों ये था ख़त बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप भी ख़त लिखने की कोशिश करेंगे अपनों को, इससे आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगी। आइए अब हम इसके मायने वगैरह देख लेते हैं। लिखा है, पढ़िए और समझिए। पहला मायने है मकामात। मकामात मैंने बताया था आपको, मकाम की जगह है, जमा है, और इसका मतलब होता है जगह है। राय शुमारी यानी राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक। एदाद और शुमार यानी डाटा जमा करना। अजायबात, ये अजायब की जमा है। अजायब किसको कहते हैं, जो चीज़ें हैरत में डालती हैं हमें। सरताज, सरताज कहते हैं सर के ताज को, यानी सरदार, मुखिया। रुखसार कहते हैं गाल को, और लुत्फ़ कहते हैं मज़ा को। इसके बाद देखिए लिखा है तवील। तवील के बारे में आपको बताया मैंने, लंबा। सरू, सरू एक दरख्त होता है, लंबा दरख्त होता है ये। पच्चीकारी, पत्थर पर नक्श नगार बनाना। मकबरा, कब्र पर बनी हुई इमारत। तो ये थे आपके मानी, इनको आप अपनी कापी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। अब आगे देखिए सवालात। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, आगरा सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। यह आपके पहले सवाल का जवाब हो गया, और आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया था। तो इसका जवाब आप लिखोगे बच्चों, ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तीसरा सवाल देखिए, लिखा है ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही। तीसरे सवाल में लिखा है ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही है। तो उसी बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही है कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। ये तीसरे सवाल का जवाब हो गया। चौथा सवाल देखिए, इस ख़त में ताजमहल की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। तो ख़त में जो जो खूबियाँ ताजमहल की बयान की गई हैं उनको हम लिख देते हैं। लिखेंगे हम, इस ख़त में ताजमहल को दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत और दुनिया भर के तमाम अजायबात का सरताज बताया गया है। ख़त में लिखा है कि ताजमहल के रास्ते के दरमियान हौज़ में फव्वारे लगे हैं और रास्ते के दोनों ओर सरू के दरख्त हैं। ताजमहल में जगह जगह पच्ची कारी हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहाँ और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। ये इमारत मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानी है। तो ये खूबियाँ ताजमहल की सबक में बयान की गई थी, आप इनको लिख लेंगे। पांचवा सवाल देखिए, लिखा है इस ख़त में ताजमहल के अलावा और किन मकामात की सैर का जिक्र है। तो जिन मकामात की, दूसरे मकामात की उन्होंने सैर की थी, उनको हम लिख देंगे इस जवाब में। इस ख़त में ताजमहल के अलावा आगरे का तारीख़ी किला, फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह के मकबरे की सैर का ज़िक्र है। तो ये था आपके पाँचवें सवाल का जवाब। ये पाँचों सवालों के जवाब हो गए आपके। आगे देखिए, सवाल है नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनमें खाली जगह छोड़ दी है, इन्हें आपको भरना है। पहले में लिखा है आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे इस खाली जगह में, तारीख़ी। इस तरह से आप तारीख़ी लिख देंगे। दूसरा है, इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है। तो दूसरे में आप खाली जगह में लिख देंगे सरताज।
तरह से आप सरताज लिख दें। तीसरी लाइन है, सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है, तो आप तवील लिख देंगे, तवील। चौथा है, असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं, तो आप कब्रें लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से ये आपका कब्रें हो गया। पांचवा है, ये इमारत मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं, तो आप निशानियाँ लिख दोगे, नून शीन अलिफ और नून या अलिफ और नून गुन्ना, निशानियाँ हैं। इस तरह से आप इन पांचों खाली जगहों को भर लेंगे। आगे देखिए, अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद और जमा अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको वाहिद और जमा दोनों ही तरह के लफ्ज़ दिए हैं, इन्हें आपको अलग अलग करके लिखना है। वाहिद वाले कॉलम में वाहिद लिख दें और जमा वाले कॉलम में जमा। वाहिद जमा के बारे में आपको सबक के दौरान बता चुका हूँ मैं कि वाहिद को इंग्लिश में हम सिंगुलर कहते हैं और हिंदी जमा को प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। वाहिद के लिए सिंगुलर और जमा के लिए प्लूरल। तो देखो यहाँ पर पहला लफ्ज़ है ख़त। ख़त चूँकि वाहिद है तो इसको ख़त वाली लाइन में लिख दिया हमने। खतूत ये जमा है तो इसको हमने जमा वाली लाइन में लिख दिया। मकबरा, मकबरा वाहिद है तो इसको हमने वाहिद वाली लाइन में लिख दिया। और मकाबिर इसकी जमा हो गई तो इसको हमने जमा वाली लाइन में लिख दिया। इसके बाद देखो आयत। आयत चूँकि वाहिद है तो इसको हमने वाहिद वाली लाइन में लिख दिया। और आयात इसकी जमा है तो इसको हमने जमा वाली लाइन में लिख दिया। कब्र, कब्र वाहिद है तो इसको हमने वाहिद वाली लाइन में लिख दिया। कबूर ये इसकी जमा हो गई, जमा वाली लाइन में लिख दो। इसके बाद देखो अजाइब। अजाइब वाहिद है तो इसको हमने वाहिद वाली लाइन में लिख दिया। और अजाइबात ये इसका जमा हो गया तो इसको जमा वाली लाइन में लिख दिया। तस्वीर, तस्वीर वाहिद है तो इसको वाहिद वाली लाइन में लिख दिया हमने। और तस्वीर इसकी जमा हो गई तो इसको जमा वाली लाइन में लिख दिया। इमारत वाहिद है तो इसको वाहिद वाली लाइन में लिख दिया। इमारत ये जमा है तो इसको जमा वाली लाइन में लिख दिया। मकाम ये वाहिद है तो इसको हमने वाहिद वाली लाइन में लिख दिया। और मकामात इसका जमा है तो इसको जमा वाली लाइन में लिख दिया। इसी तरह से इनको आप भी लिख लेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हैं, इनके आपको मुतज़ाद, मुतज़ाद के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अपोजिट होते हैं ये, इंग्लिश के अपोजिट, उर्दू में मुतज़ाद और हिंदी में विलोम शब्द। तो देखो यहाँ पर पहला लिखा है मुश्किल। अब मुश्किल का जब हम मुतज़ाद यानी ठीक इसके ख़िलाफ़ लफ्ज़ लिखेंगे, उल्टा लफ्ज़ लिखेंगे तो वो हो जाएगा आसान। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला लफ्ज़ है तेज़ रफ्तार। तेज़ रफ्तार का जब हम मुतज़ाद ढूंढेंगे तो वो होगा कम रफ्तार। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसी तरह से देखो खूबसूरत। खूबसूरत का जब हम लिखेंगे तो बदसूरत। तवील, तवील के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तवील के लिए जो मुतज़ाद इस्तेमाल करेंगे वो होगा कलील। और खूबी, खूबी का हो जाएगा आपका ऐब। तो ये हमने ऐब यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। अगला सवाल है, अपने किसी सफ़र का हाल ख़त के ज़रिए अपने दोस्त को बताइए। ये तुम्हें काम करना है। आप किसी भी अपने दोस्त को लिख सकते हैं। कहीं आप अगर कभी घूमने गए हैं तो वहाँ का हाल आप ख़त के ज़रिए लिख सकते हैं और इस तरह से आप अपने अंदर ख़त लिखने की आदत भी डालें। अगला सवाल है, खुशख़त लिखिए। खुशख़त लिखनी है आपको। ये लफ्ज़ दिए हैं, इनको आपको 5-5 मरतबा लिखना है। पहला है मौका, तो इसको 5 मरतबा लिख देना है। इसी तरह से तारीख़ी, इसको भी 5 मरतबा लिखना है यहाँ पर। इसी तरह से अजाइबात, इसको भी लिखेंगे आप 5 ही मरतबा। उसके बाद आयतें, इसको भी 5 मरतबा। और मकबरा, इसको भी 5 मरतबा। इनको अपनी कापी में भी लिखेंगे, उर्दू की कापी में। इस तरह से ये आपके सवाल पूरे हो गए और यह आपका सबक पूरा हो गया।